अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। वजीर आजम पाकिस्तान का दौरा है चाइना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, लेकिन इस दौरे के साथ साथ बड़ी सारी डेवलपमेंट आ रही हैं और जो खबरें हैं पाकिस्तान की मईशत को लेके वो नित नहीं होती जा रही हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट हुई वो पाकिस्तान का IMF के साथ जो प्रोग्राम था, जो काफी अरसे से मुलतवी था, एक जमूद तारी था, अब वो जमूद बिल आखिर टूटता हुआ नजर आया। पाकिस्तान का IMF का जो पैकेज है वो बहाल होता हुआ नजर आया। IMF की जानिब से $1 बिलियन की जो ट्रेंच थी वो पाकिस्तान के लिए अब अप्रूव हो चुकी है और यकीनी तौर पे इसके बाद जो पाकिस्तान की मईशत के जो मामला हैं वो काफी बेहतर हो सकते हैं। यहां पे एक पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को क्या ये $1 बिलियन की जरूरत थी या महज पाकिस्तान ने $1 बिलियन इसलिए लिया ताकि एक सर्टिफिकेशन हासिल कर ली जाए, क्योंकि ये हम जानते हैं कि जब IMF के साथ कभी भी कोई मुल्क मुआहिदा करता है तो उसकी इंटरनेशनल सतह पे जो एक स्टैंडिंग है इसके ऊपर एक अथॉरिटी हो जाती है, जिसके बाद जो दीगर फोरम्स हैं, दीगर इदारे हैं, उनके साथ जो डीलिंग है वो कदरे आसान हो जाती है। लेकिन सवाल यहां पे सिर्फ ये नहीं है कि IMF के साथ मामला तय हो गए। दूसरा सबसे अहम सवाल है कि जो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स हैं, GDP ग्रोथ के नंबर्स हमने देखे कि बड़े ही जबरदस्त रहे, लेकिन इन नंबर्स के पीछे क्या डोमेस्टिक सतह पे कुछ होता है या नहीं, ये अगेन एक बड़ा दिलचस्प मामला होगा जिसके ऊपर बात करनी होगी। हमारे साथ आज फॉर्चुनेटली स्टूडियो में मौजूद हैं फहद हुसैन खान साहब, सीनियर एनालिस्ट। मैं फहद आपको वेलकम करूंगा और फहद मैं चाहूंगा कि हम गुफ्तगू का आगाज करें। तो इकोनॉमी की मजीद गुफ्तगू करने से पहले मैं चाहूंगा फहद साहब हम लोगों को वो सुनाते चलें कि जो आसिफ अरसलान शुमरू साहब ने कहा, सीनियर एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने जो कुछ कहा पहले वो सुनाते हैं, फिर हम इसके ऊपर जरा बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या हो रहा है। तो ये जरा सुनते हैं। अरसलान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, आप शो पे और आपने वक्त निकाला। पहले तो आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है IMF के हवाले से और बड़े सारे इसके बारे में बात की जा रही है। मैं चाहूंगा कि आप जरा इसके ऊपर बताएं कि ये जो IMF की डील का मामला चल रहा है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज और इसका आउटकम क्या होता हुआ नजर आएगा। जी, आई थिंक सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसको हमने पॉज किया था फॉर ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स जब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर चेंज आई थी। इसमें नेगोशिएशन अगर हम देखें, जहां तक हम सक्सेसफुल हुए हैं वो हमने सिर्फ बिजली की कीमत जो है वो थोड़ी अपने कम अग्री करवाई है और जो टैक्स स्पेंडिंग हमने ज्यादा करनी थी उसको भी हमने नॉर्मलाइज किया है। लेकिन स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी, बाकी अपने खर्चे कम करना, वो हमें जो है जो एक्सेप्ट करनी पड़ी है, वो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट भी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम देखें कि इसके अलावा कोई ऑप्शन था, जी बिल्कुल नहीं। ये IMF से हमें $1 बिलियन अभी नहीं चाहिए, हमें IMF से एक अप्रूवल चाहिए कि भाई हम लोग की इकोनॉमी जो है एक अच्छे हाथों के अंदर है और ज्यादा यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड स्टेबिलिटी नजर आ रही है और पॉलिसी मेकर जो फैसले लेंगे वो वही लेंगे जो हमारे लिए जरूरी हो और इम्पोर्टेंट हो। ये पॉलिटिकल स्लोगन की वजह से ऐसे नहीं कि अगर हम ऐसे हालात में आ जाए 1.5 साल बाद जाके कि अगली हुकूमत बोले कि हमें हालात बुरे ही मिले थे, तो ये करना बड़ा लाजमी था, क्योंकि इसके आगे आउटकम ये होगा हमें कि हम अगले महीने एक ग्रीन बॉन्ड इश्यू करने जा रहे हैं जो ESG कंप्लाइंट होता है $1 बिलियन का, और अभी हमने $1 बिलियन का सुकूक भी रेज किया है। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इनकी फाइनेंसिंग हमें आनी थी वो सिर्फ तब आएगी जब IMF का अप्रूवल था। अब गवर्नमेंट के लिए करना बड़ा जरूरी था। इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगले 4 से 6 महीने बाद गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, क्योंकि ये फिर गवर्नमेंट की आखिरी बजट होगी इलेक्शन साल से पहले। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। लेकिन IMF के प्रोग्राम के अंदर जाने से स्टेबिलिटी आ गई है और इस स्टेबिलिटी को वेलकम करना चाहिए। लेकिन अरसलान साहब, एक चीज लोगों को बड़ा सता रही है और बड़ा इसके ऊपर बात भी की जा रही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी का आपने जिक्र किया, वाज इट अ राइट मूव? क्या हुकूमत को ये मूव लेना चाहिए था? जी, मेरे ख्याल से इसको बिल्कुल लेना चाहिए था। थोड़े कॉवेनेंट्स अगर हम कहते तो अकाउंटेबिलिटी के शायद वो ज्यादा होते और बिल्कुल फुल परव्यू से निकालना लाजमी नहीं था। बिल्कुल जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट कहीं पे भी लोग होते हैं वो एक्शन इन गुड फेथ भी किए जाते हैं। लेकिन ये स्टेट बैंक एक्ट जो है स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट बना रहा है। इंडिपेंडेंट का फायदा क्या है? देखिए मुनीर, इसमें अगर गवर्नमेंट जो है इम्पोर्ट पे इम्पोर्ट बढ़ाती जा रही है, ऐसी पॉलिसीज लेके आ रही है और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है कि इंटरेस्ट रेट पॉलिसी 5% किया जाए, लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा 1-1.5 साल, लेकिन हमारी इंपोर्ट ऐसे बढ़ जाएंगी कि डॉलर आपको 200-225 का करना पड़ जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। तो इसीलिए स्टेट बैंक को एक ऑब्जेक्टिव दिया जाता है कि आप प्राइस स्टेबिलिटी करें और करेंसी के फ्री मार्केट के अंदर रखें, और जब आपको लगे कि एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस, मतलब हमारे डॉलर इनफ्लो जो है डॉलर आउटफ्लो से कम है,
तो आप भले इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें और पॉलिसी इंडिपेंडेंटली करें जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। मेरे ख्याल से हर किसी को फेयर चांस मिलना चाहिए। स्टेट बैंक बहुत बड़ा एक इदारा होता है किसी भी मुल्क का, तो ये जो चीज थी ये जरूरी थी। हाँ, इसमें कोऑर्डिनेशन एट अ बिगर लेवल होनी जरूरी है और मेरे ख्याल से वो होती भी रहेगी। और एक और पहलू ये भी है कि डॉलर की प्राइसेस के हवाले से लोग कह रहे थे, स्पेकुलेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आईएमएफ के साथ अगर मामला तय हो जाते हैं तो डॉलर कहीं ना कहीं कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। डू यू थिंक कि आने वाले दिनों में इस एग्रीमेंट के बाद डॉलर की प्राइसेस पे कोई पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ नजर आए? जी, अगर आप देखें मुनीर भाई कि पिछले 2.5-3 महीने से डॉलर जो है मेरे ख्याल से अभी कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है। आज से 27 अक्टूबर को आपका जो इंटरबैंक रेट था वो 175 था। ठीक है, ये बिल्कुल 178 चला गया था, लेकिन इस एंटिसिपेशन के अंदर ही कि हमने स्टेट बैंक का एक्ट पास करा दिया सेनेट से, डॉलर अप्रिशिएट होना रूपी अप्रिशिएट होना शुरू हो गया था, नंबर 1। और आपके जो जनवरी का जो ट्रेड डेफिसिट का नंबर भी आया है वो भी कंट्रोल्ड नजर आ रहा है रिलेटिवली कंपेयर टू दिसंबर और नवंबर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपके बड़े हैं और हमने काफी चीजें रोक दी है। गोइंग फॉरवर्ड मुझे नहीं लगता कि आपकी करेंसी 165 या 170 जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अभी भी $91 है। अगर ये $100 को क्रॉस कर जाती है तो शायद फिर से प्रेशर जो है 178-80 चला जाए, लेकिन अब ज्यादा डिपेंड करता है एनर्जी प्राइसेस से, कमोडिटी प्राइसेस से ग्लोबली, क्योंकि इंपोर्ट पे प्रेशर है। लेकिन ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि आईएमएफ की डील के बाद इंटरनेशनल लेंडर्स हमें वापस डॉलर देंगे और हमें मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और जो स्पेक्यूलेटर से जो डॉलर लेके होल्ड कर गए थे वो अपने पैसे खुले करवाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आपने जो बात की ना स्पेक्यूलेटर्स के हवाले से, ये हमारे मार्केट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी अदा करते हैं। लेकिन एक हमारी मार्केट का बिहेवियर होता है। जब ये खबर आई आईएमएफ के हवाले से, स्टॉक मार्केट की तरफ लोगों ने बड़ी गहरी निगाह से देखा। एंड एज फार एज यू नो कि जो स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही इस दिन के हवाले से, वो कुछ ज्यादा मुतमईन नहीं रही। 256 पॉइंट का नेगेटिव ट्रेंड नजर आया। तो स्पेसिफिकली आईएमएफ की जो खबर जो 6-8 महीने से पेंडिंग थी, अब वो खबर आती है लेकिन स्टॉक मार्केट रिएक्ट नहीं कर पाती पॉजिटिवली। व्हाट डू यू थिंक कि पीछे कोई मसला है इसमें? देखिए, स्टॉक मार्केट में कुछ चीजें फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। अगर हम 1 महीना पीछे चले जाते हैं तो मिड दिसंबर से अभी तक इंडेक्स हमारी 2,500-3,000 हजार पॉइंट ऑलरेडी रिकवर कर चुकी है। वो इसलिए रिकवर कर चुकी है। यू थिंक पहले ही इसका काउंट कर दिया गया था? नहीं, आई थिंक जो स्टेज है वो सेट हो गया। जो इनिशियल आपका जो है ना 2,500 पॉइंट तो ऑलरेडी आ चुके हैं इनिशियल। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इन्वेस्टर्स को भी ये पता है कि ऑयल प्राइसेस अगर 90 या 100 या $110 चले गए तो स्टेट बैंक शायद मार्च में फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई ऐसी अनसर्टिनिटी इकोनॉमिक आती है तो उससे हमारे लोकल इन्फ्लेशन और लोकल रिजर्व पे भी फर्क पड़ेगा, नंबर 2। इसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है अगर एक मल्टी ईयर या मल्टी मंथ रैली बनाने से पहले। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, 1-2 दिन लोगों को लगे हैं समझने में। मेरे ख्याल में जब करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर आ जाएगा हफ्ते 1.5 के बाद, तब लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रीएम्प्ट करते हैं, मतलब जो चीज 2 हफ्ते बाद होने वाली है उसको आज इनकॉर्पोरेट करें। तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस है कि पिछले 1 हफ्ते से ये एक्यूमुलेशन शुरू हो गई है और जो लेट करके एंट्री करेंगे वो ऊपर करेंगे, उसको भी कोई नुकसान हो जाएगा। ये बड़ी आपने बात की, बड़ी ब्रेव स्टेटमेंट है। इनफैक्ट ये मैं कहूंगा कि इस तरह का जो मूवमेंट है ये बड़े आपने जबरदस्त अंदाज में बता भी दी। लेकिन अरसलान साहब, दूसरी तरफ आते हैं। एक तरफ हमने देखा कि आईएमएफ का जो मैटर है कहीं ना कहीं रिस्टोर होता हुआ नजर आया पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए और दीगर इदारों के लिए मामला हल हुए। दूसरा पहलू यह आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके एक प्रोजेक्शंस की जा रही हैं जो कि नेगेटिव है। खासतौर पे हम इंडियन मीडिया की बात करें तो वो कंटिन्यूसली इस बात को बैंग ऑन कर रहा है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू हैव मोर डेट्स। पाकिस्तान चाइना की तरफ देख रहा है, पाकिस्तान दीगर अपने फ्रेंड्स कंट्रीज की तरफ देख रहा है फॉर द डेट, और हमने देखा कि बड़ी अमाउंट में डेट लिया जा रहा है। ये डेट कितना हॉन्ट करेगा पाकिस्तान को आने वाले दिनों में? एंड एडिंग टू दिस, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान नीड स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो मैं चाहूंगा सर इन 2 चीजों को क्लब करके अगर आप जवाब दे सकें। अगर हम पहली चीज की बात करें तो इंडियन मीडिया या चाहे पाकिस्तानी मीडिया, वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से थोड़ा बायस्ड और सेंसेशनल न्यूज होती है, तो उसको हम काउंट नहीं भी करते। लेकिन ये जो नेगेटिव बात आपने की है डेट की, देखिए डेट पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला बन चुका है पिछले 3 से 4 साल के अंदर। जो कर्जा हमने लिया है जाहिर सी बात है उसको उतारना भी पड़ता है जी। अब वो पॉलिसीज वो होनी चाहिए जो कर्जा आपके उतार सके। इसका मतलब ये है कि हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज है वो हमें बढ़ाने चाहिए, नंबर 1।
और हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं उसको कर्टेल करना चाहिए और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। जब तक आपके एक्सपोर्ट्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी, आपके पास इतने डॉलर्स ही नहीं होंगे कि आप पुराना कर्जा पे ऑफ करें। तो ये पॉलिसी तो बनाना बिल्कुल लाजमी है गोइंग फॉरवर्ड, जैसे आपने बात की। और एडीबी की आपने बात की या इंटरनेशनल लेंडर्स औरों की बात की। फॉरवर्ड लुकिंग देखिए, स्ट्रक्चरल चीजें क्या होती है। स्ट्रक्चरल चीजें हैं कि इकोनॉमी को हमें डिफरेंट तरीके से एक पहलू में लेके जाना है। हमें अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं, नंबर वन। हमें अपने जो पुराने कर्जे हैं उनको कम करना है और इसी क्वार्टर से करना चाहिए, इसी महीने से करना चाहिए। ये नहीं कि इलेक्शन के बाद देखी जाएगी। ये जो देखी जाएगी वाली जो फिलॉसफी होती है वो चीजों को खराब कर देती है। इसलिए इस महीने से, इस साल से, इसको जैसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, ये जो फिस्कल डेफिसिट है हुकूमत का, उसको कंट्रोल भी करना चाहिए। जब तक ये आपका कंट्रोल नहीं होगा, जब हम अपने खर्चे कम नहीं करेंगे, तब तक हम पुराना कर्जा पे ऑफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, अगर जिस तरीके से हम लोग पिछले 6 महीने में खर्चा कर रहे थे और हमारे टैक्स रेवेन्यूज नहीं थे, इससे हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता ही जाता। और उस डेट टू जीडीपी रेशियो को कम करने का तरीका यही होता है कि आप अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएं, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं, वरना बिल्कुल ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है। अगर पिछले 3 साल की रफ्तार डेट कर्जा बढ़ने में लगी है, अगले 4 साल भी ऐसे रही, तो आई एम अफ्रेड के हालात अर्जेंटीना या इस तरीके से बुरे हो। ये आपने जो पॉइंट आउट किया तो बिल्कुल ठीक है, और लोगों की तशवीश का बाइस भी ये, क्योंकि सवाल ये उठाया जा रहा है कि गवर्नमेंट हम देखें तो काफी शॉर्ट स्पैन में काफी बार लोन्स की तरफ जा रही है, और इंटरनेशनली मुल्कों से जब लोन्स लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेक आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। डू यू थिंक कि ये जो लोन्स लेना, जो $3 बिलियन का जो चाइना से लिया जा रहा है, नाउ रशिया एंड काजाकिस्तान से भी $2 बिलियन का जो लोन है, इज देयर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी कि हम ये सारे इकदाम करें? बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को तो पता था कि उनके आईएमएफ के साथ मामला तय हो रहे हैं। अगर आईएमएफ के साथ मामला तय हो रहे हैं तो फिर व्हाई गोइंग टुवर्ड्स चाइना अगेन? देखिए, आईएमएफ के साथ हमें इस मरतबा $1 बिलियन मिलेगा, तो जो टोटल डिस्बर्समेंट होगी वो सिर्फ $3 बिलियन की होगी, नंबर वन। और जो उज्बेकिस्तान वाली न्यूज है, जो रशिया वाली न्यूज है, उसको तो अभी मिनिस्ट्री ने खुद ही डिनाई किया है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल रशिया से मेरा नहीं ख्याल है कि हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन इस वक्त कर सकते हैं, क्योंकि जियो पोलिटिकल एनवायरमेंट हाइटेंड है। अब रही बात चाइना की या किसी यूएई से या सऊदी अरब से, देखिए हमारे पास डॉलर तो कम है, ये तो चीज हमने एस्टैब्लिश कर दिया। हमें लोन पे करने के लिए भी डॉलर देना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं, बिल्कुल आपकी सॉवरेनिटी थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। किसी को भी लोन लेना अच्छा डिजर्व नहीं करना, चाहे इंसान हो या मुल्क को या वो कोई कॉर्पोरेशन हो। हाँ, उसके कुछ कॉवेनेंट्स भी होते हैं बैक एंड पे, जिसकी डिटेल्स कभी पब्लिक नहीं आती। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हम ये कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान को ये डेट साइकिल ब्रेक करनी होगी तो उसमें सबसे पहले खर्चे आपको कम करने चाहिए। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप और मैं एज एन इंडिविजुअल भी कर्जा लेते हैं तो हम अपने खर्चे कम करेंगे, हम अपने एक्स्ट्रा फजूल खर्चियां कम करेंगे, हम अपने जो स्ट्रक्चरल लॉसेज है, जैसे सीआईए के अंदर हो गया, स्टील मिल के अंदर हो गया, रेलवे के अंदर हो गया, और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बिजली की कंपनीज होती हैं, इनके जो लॉसेस कम से कम हम खत्म करने लगे तो वहां से ही हमें इतने बेनिफिट आ सकते हैं कि हम लोग लोन पे ऑफ करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इन लोन के टर्म्स के साथ, या इन लोन के टर्म्स में बोलूंगा ऐसे एडिशन के साथ, इस सिचुएशन में आपको तकरीबन कम से कम भी 2 साल बर्दाश्त करके आपको इकोनॉमी की डायरेक्शन चेंज करनी है टुवर्ड्स एक्सपोर्ट लेड। अरसलान साहब, 3.5 साल अवाम बर्दाश्त ही कर रही है, और अभी भी हम देखें तो अवाम बहुत ज्यादा परेशान है। बर्दाश्त तो हम कर ही रहे हैं सारे। देखिए, इसमें सिंपल, वेरी सिंपल मनीष भाई, कि आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है। और पिछले जो साल टर्फ की फाइनेंसिंग आई थी जो स्टेट बैंक ने दी थी, उससे एक्सपोर्ट आप देखें 20% तक ग्रो कर रहे हैं एनुअली, और आगे भी हमारी पाइपलाइन भरी हुई है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो एक्सपोर्ट ग्रोथ अभी शुरू हुई है, लेकिन इस पेस को कंटिन्यू करना होता है 2 से 3 साल, तब जाके इसको मैं कह रहा हूँ कि आप भले आप करेंसी को स्टेबल रखें, डिस्काउंट रेट को 10 भले आप 11% भी कर लें, लोगों की कंजम्पशन रोक दें। महंगाई तभी आपको कंट्रोल हो जाएगी जब आप डॉलर रिजर्व को कंट्रोल करेंगे और एक्सपोर्ट को ग्रो करेंगे। बिल्कुल उसमें कोई शक ही नहीं है। पिछले 3-3.5 साल में करेंसी डेप्रिसिएशन भी हुई है, टैक्सेस भी लगे हैं, और आपकी जो ग्लोबल कमोडिटी साइकिल है वो तकरीबन 8 साल के पीक पे लगी है। तो लोगों का परचेजिंग पावर बिल्कुल हर्ट हुआ है, उनको ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। तो सिर्फ एहसास प्रोग्राम से चीज ब्रीदिंग स्पेस नहीं आएगी, आपको करेंसी भी स्टेबलाइज करनी पड़ेगी। करेंसी स्टेबलाइज आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने इम्पोर्ट कंट्रोल करें। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर एग्जाम्पल देखें बांग्लादेश का, वियतनाम का, मलेशिया का, तो इन कंट्रीज ने अपनी एक्सपोर्ट पे 5-5 साल की पॉलिसीज बनाई और सिर्फ डटे रहे। तो इस वक्त पॉलिसी जो बन रही है उसको डटे रहना चाहिए। अभी मैं न्यूज में पढ़ा था, आपने भी देखा होगा कि अगले महीने गवर्नमेंट एक पैकेज लेके आ रही है
आईटी सेक्टर के लिए कि उनको फाइनेंसिंग कैसे दी जाए, क्योंकि जो टर्फ फाइनेंसिंग थी वो मशीनरी इंपोर्ट के लिए थी। अब टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने के लिए भी उनको आप फाइनेंसिंग दे, सस्ती दे, उनको कंपेरेटिव बनाए। बिकॉज पाकिस्तान की ग्रोथ का यही वसीला है, अदरवाइज हम लोग एग्रीकल्चर इंपोर्टिंग नेशन हो गए हैं, पहले तो एक्सपोर्टिंग हो गए थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने हाईलाइट कर दिया कि पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए। एक सवाल है जियोपॉलिटिकल है, मैं आपको सवाल पिच कर देता हूं, जवाब देना ना देना वो आपके ऊपर में डिपेंड, आपके ऊपर है। एक खबर ये चलाई जा रही है कि रशिया और यूक्रेन के हवाले से जो इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फिर अफगानिस्तान का मैटर तो हमारे सामने रहा भी, इज इट गोइंग टू अफेक्ट पाकिस्तान इकोनॉमी? Of course it will affect Pakistan's economy because if the conflict erupts और ये conflict होता है और prolonged होता है और military conflict होता है, जिसकी वजह से oil prices के ऊपर आपके upward risk आता है और oil supply global कम हो जाती है, तो ये आपके oil prices को $110-120 तक की टच कर सकता है। ये सिनारियो है, ये probability एक रियलिस्टिक प्रोबेबिलिटी है। और ये किस हद तक जोल्ड कर सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को? इसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है? इकोनॉमी को इस तरीके से जोड़ कर सकता है कि अगर $20 ऑयल प्राइसेस ऊपर रहे तो हमें तकरीबन $3-4 बिलियन का और खसारा हो जाएगा। इसके लिए जाहिर सी बात है करेंसी के ऊपर प्रेशर आएगा, इंटरेस्ट रेट आपको और 1.5% बढ़ा सकते हैं, 1 से 2%, ताकि उसको प्रीएम्प्ट करें, कंट्रोल करें। इसी वजह से आप देखेंगे स्टेट बैंक बिल्कुल राइटली इस वक्त कोई ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर सकता, लेकिन बढ़ा सकता है। ये हमारे इसको मॉनिटर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये अगर प्रोपोर्शन से आउट ऑफ ब्लो कर गया तो हमारे लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेज है। लेकिन इससे जियोपॉलिटिकल जो है पाकिस्तान का स्टांस न्यूट्रल होना चाहिए और एक पीस का एडवोकेट करना चाहिए, किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक आखिरी सवाल दे दें, लास्ट मिनट है मेरे पास। जीडीपी के नंबर्स गवर्नमेंट ने इशू किए, इन नंबर्स के बाद आपको लग रहा है कि बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में आएगा? क्योंकि वजीर आजम ने एक और ट्वीट में यह भी कहा कि जो जायंट्स हैं इन्होंने बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट किया है, तो अब इस प्रॉफिट का एक शेयर उनके एम्प्लॉइज को भी देना चाहिए ताकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो। तो जो जीडीपी के नंबर्स हैं और जो ग्रोथ के नंबर्स हैं, डू यू थिंक पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा एक नई गेम के लिए तैयार है पाकिस्तान? देखिए, पुराने जो जीडीपी ग्रोथ के नंबर आए हैं आपके 5.3%, वो तो लो बेस से स्टार्ट हो रहा था। उससे एक साल पहले आपका जो जीडीपी था वो तकरीबन 0% ग्रोथ हुई थी। ये कोविड का साल था, शुरू में जो कोविड आया था, तो इसको तो लो बेस इफेक्ट मानना चाहिए, नंबर 1। लेकिन इसमें जो चीज अच्छी हुई है, औरों के मुल्क में भी जीडीपी ग्रोथ आई, लेकिन उन्होंने कर्जा ज्यादा लिया है, सेंट्रल बैंक ने पैसे प्रिंट किए थे। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कोविड के वजह से हमने स्टिमुलस दिया था, लेकिन एक मैनेजेबल स्टिमुलस दिया था, नंबर 1। नंबर 2, अगले साल की जीडीपी ग्रोथ हमें बिल्कुल लग रहा है 4.5 से 5.5% होगी। और ये जो प्लेटफॉर्म बनाना होगा ग्रो करके, साइज तभी बढ़े जब एक्सपोर्ट बढ़े। मुझे बिल्कुल लगता है कि इस वक्त लोगों के प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू 3 से 4 साल। आवाम के ऊपर प्रेशर है, लेकिन कॉर्पोरेट प्रॉफिट आपके बढ़ते जा रहे हैं। इकोनॉमी इस वक्त रिवर्सल एंड ग्रोथ फेज में ऑलरेडी आ चुकी है। इन्फ्लेशन नंबर ज्यादा है तो उसके ऊपर प्रेशर, अच्छी बात है, गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए। आप फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि फ्री मार्केट है, लेकिन उनको बोल सकते हैं कि हमने आपको स्टेट बैंक की तरफ से टर्फ फाइनेंसिंग दी, एक्सपोर्ट्स आपको बढ़ाने के लिए फलानी स्कीमें दे दी, ये पॉलिसी बना दी। और आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने प्रोटेक्टेड एम्प्लॉयज को, लोअर मिडिल क्लास की सैलरीज बढ़ाएं। मेरे ख्याल से कॉल अच्छी है, नीयत अच्छी है, लेकिन जाहिर सी बात है कारोबारी आदमी सोच समझ के फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अरसलान शुमरू साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, और जिस अंदाज में उन्होंने समअप किया इस वक्त मुल्क में जारी माशी निजाम के हवाले से जो कुछ बातें चल रही हैं, यकीनी तौर पे बड़े क्लियर अंदाज में उन्होंने हमारे सामने रखी। और ये फैसला अब हम आवाम के ऊपर छोड़ते हैं कि जो कुछ फिगर्स, जो कुछ आदादो शुमार दिए जा रहे हैं, आवाम उससे किस हद तक सहमत है और आवाम आने वाले दिनों में क्या तवक्को रखती है। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और कहीं ना कहीं जहां पे बहुत सारी नेगेटिविटी, तो कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में मामला बेहतर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन मामला की बेहतरी क्या इसी अंदाज में हो रही है जिस अंदाज से हुकूमत बता रही है? लेकिन दूसरी जानिब अगर हुकूमत ये कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से बेल आउट पैकेज मिल चुका है और इसकी जो एक पैकेज की जो कंटिन्यूएशन थी वो होती हुई नजर आई, तो एक और बड़ा अहम मामला है कि पाकिस्तान के जो फिगर्स हैं, मैक्रो फिगर्स हैं, वो किस हद तक दुरुस्त हैं और उसको रेप्लिकेट होने में कितना अरसा दरकार होगा। तो फाद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी अरसलान शुमरू साहब की, मुझे पहले तो ये बताएं कि जो वो कह रहे थे, अगर उसको हम ब्रीफ कर सकें इन शॉर्ट, तो क्या होगा?
देखें बिल्कुल सही बात की आसिफ भाई ने जो कहा कि जो आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम रिज्यूम हुआ, छठा रिव्यू सक्सेसफुल रहा, $1 बिलियन यूएस डॉलर की जो ट्रांच है वो रिलीज़ होने जा रही है। बहुत बड़ा मेजर बूस्ट होगा इससे, क्योंकि काफ़ी डिले हुआ है इस प्रोग्राम की। अगर मैं बात करूं अब इसके अप्रूवल के बाद जो जो कॉन्फिडेंस है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की, अगर मैं बात करूं वो दोबारा से जो है वो इंटैक्ट होगा इससे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, इन केस जो है बोरविंग के लिए गवर्नमेंट जाती है तो उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो आसानी होगी। और सबसे जो मेन चीज़ है कि जो एक डिसिप्लिन होगा वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ जब भी कोई भी गवर्नमेंट चलती है उसको एक डिसिप्लिन के तहत जो है चलना पड़ता है। ये आपने बिल्कुल फॉर्म में आप बिल्कुल ठीक बात करें, लेकिन मुझे ये बताएं इन टर्म ऑफ होलिस्टिक मैक्रो इकोनॉमी, ये जो $1 बिलियन का अप्रूवल है आईएमएफ की तरफ से, ये इसकी सिग्निफिकेंस किस लिहाज से इतनी बड़ी है? देखें जैसा कि अभी मैंने बात की इस हवाले से कि ना सिर्फ उससे जो रिजर्व्स की जो पोजीशन है वो बेहतर होगी, क्योंकि बीच में हमने देखा कि जो रिजर्व्स हैं वो कुछ जो है डिप्लीट होना शुरू हो गए थे। तो इससे पहले अभी हमने देखा कि जो $1 बिलियन यूएस डॉलर जो है सुकुक के जरिए जो है गवर्नमेंट ने रेस किया। अभी आईएमएफ का जो 6th रिव्यू सक्सेसफुल रहा, इसके तहत $1 बिलियन यूएस डॉलर जो है मिल जाएगा। देन इसके अलावा भी गवर्नमेंट जो है मजीद बोरो करने के लिए जो है वो प्लान कर रही है। अब ये जो आईएमएफ का जो प्रोग्राम है जिसके अभी छठा रिव्यू जो सक्सेसफुल रहा, इससे बोरोइंग गवर्नमेंट के लिए किसी हद तक आसान हो जाएगी, क्योंकि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है खासतौर पे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं फिर बात करूंगा कि ये वो चीज़ें हैं कि जो एक सपोर्ट तो डेफिनेटली देते हैं, लेकिन मेन फिर आपका मैक्रो थीम की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट का जो डेफिनेटली जो ऑब्जेक्टिव भी रहा है कि एक्सपोर्ट को इतना बढ़ा दें कि हमें दोबारा आईएमएफ के पास जो है वो जाने की जरूरत ना पड़े। डू यू थिंक कि ये एक्सपोर्ट्स इस लेवल पे इतनी तेजी से बढ़ सकेंगी? और आप बोरोइंग की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने रिसेंटली चाइना से एक और $3 बिलियन का तकाजा किया और पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन भी अप्रूव हुआ। फिर एक और जो खबर थी वो सर्कुलेट हो रही थी कि पाकिस्तान ने रशिया और दीगर मुल्कों से भी कुछ लोन्स की तरफ बात की है। तो अब ये जो तमाम तर इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान दीगर मुल्कों से बोरोइंग कर रहा है, डू यू थिंक कि पाकिस्तान को आगे चल के सारे मामला बड़े सारे हॉन्ट कर सकते हैं, मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं? देखिए बहुत ज़्यादा बोरोइंग पे अगर रिलाय करेंगे तो डेफिनेटली वो कुछ ज़्यादा पॉजिटिव जो है एक इमेज नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह अभी आपने बात की कि रशिया और दीगर ममालिक चाइना के हवाले से भी कुछ बीच में जो है ख़बरें सर्कुलेट करते हुए नज़र आई कि पाकिस्तान जो है इनसे मज़ीद अमाउंट जो है वो बोरो करने जा रहा है, तकरीबन कोई $3 से $5 अरब की जो है इस तरह की कोई फिगर्स आ रही थी। उसके ऊपर हमने देखा कि डिनाइल भी आया। लेकिन मैं फिर समझता हूँ कि अभी जिस तरह जो है अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है विजिट भी होने वाला है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का चाइना में, जिसमें वो मेनली जो इनविटेशन है वो है कि जो विंटर ओलंपिक गेम्स हैं उसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी। लेकिन उसके बैक ड्रॉप में डेफिनेटली बड़ी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी वहाँ पे स्केड्यूल है। उसमें अब देखते हैं कि उसमें क्या जो है पाकिस्तान वहाँ से गेन करने में कामयाब रहता है, क्योंकि काफ़ी एक अच्छा होमवर्क जो है बज़ाहिर नज़र आता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो करके गए हैं। और देखते हैं कि वहां से इन्वेस्टमेंट बज़ाहिर मेनली इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर लोन की मदद में पैसा लेते हैं तो इतना ज्यादा फायदा उसका नहीं होगा। और फाद जब इतना बड़ा एक फोरम होता है, इसमें हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस आ रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट होंगे, चाइनीज प्रेसिडेंट होंगे और बड़े सारे वहां पे जो बिजनेस कम्युनिटी से भी हमने देखा कि खान साहब ने आज गुफ्तगू की है। तो ये जो तमाम तर चीजें मोबिलाइज होते हुए, चैनलाइज होते हुए नजर आएंगी और काफी ज्यादा इस तमाम तर एक्टिविटी में ग्वादर पोर्ट की भी बात की गई है। डू यू थिंक के गोइंग फॉरवर्ड 6 months 1 year इस समिट का या इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं इनका पाकिस्तान की मईशत पे बड़ा असर पड़ सकता है? देखें किसी हद तक असर पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान को मेनली इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंपैरेटिवली पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है नहीं आई। इससे पहले इनिशियली जब सीपेक का आगाज़ हुआ था उस वक्त हमने देखा मैसिव जो है FDI की मद में जो है इन्फ्लोज आ रहे थे, मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रही थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ग्रेजुअली, क्योंकि चाइना की जो खुद की जो मीशत है वहाँ पर भी कुछ जो है इशूज़ आना शुरू हुए और मेन इशू जो उस वक्त भी ये था जिसके ऊपर जो है हमने और
और दीगर जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी कई दफ़ा पॉइंट आउट किया था कि सिर्फ चाइना के ऊपर रिलाय करना एफडीआई के हवाले से ये काफ़ी एक ट्रिकी होगा, रिस्की होगा। और फिर वही हुआ कि जब चाइना के खुद के मईशत के मामलात कुछ ख़राब होना शुरू हुए तो हमने देखा कि वहाँ से जब एफडीआई आना कम होना शुरू हुआ, तो क्योंकि दीगर ममालिक से एफडीआई था नहीं, तो पाकिस्तान में ओवरऑल जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रही उसका क्वांटम बड़ा कम रहा। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली इंडिया में देखें, बांग्लादेश में देखें, वहाँ पे मैसिव जो है इन्फ्लोज आए हैं एफडीआई के। तो ये अब देखते हैं कि इस मीटिंग के अंदर जो है ये जो खास तौर पे जो मीटिंग्स होंगी इस ओलंपिक गेम्स के बैकड्रॉप पे, उसमें कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि शायद रशियन जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी जो है मुलाकात हो सकती है। आपको अगर मैं यहाँ पे याद दिलाऊं, रिकॉल करूँ तो एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो है वो भी चल रहा है रशिया का पाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन के हवाले से। एंटिसिपेट भी किया जा रहा है कि इस बार 23 मार्च की तकरीब पे शायद रशियन प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। लेकिन फाद ये जो तमाम तर चीजें चल रही हैं, एक और बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में बात कही जाती है स्ट्रक्चरल चेंज की, जिसको गालिबन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी उठाया है कि इस मैटर के ऊपर पाकिस्तान को काम करना होगा। पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो अब तेजी से करने होंगे। क्या ऐसा एरिया है जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की बहुत ज्यादा फिलफॉर जरूरत है और उसको प्रायोरिटी पे करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त अगर हम देखें ना, आपने अभी बात की एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट आई है, उसमें मैं एक पॉइंट यहाँ सामने रखता चलूँ कि उसमें जो हमने देखा कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। बट व्हाट आर द रीजंस, ये भी तो डिटरमाइन करना होगा। बिल्कुल, उसमें जो रिपोर्ट के अंदर उन्होंने जो मेंशन किया है वो लैक ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब है डिमांड थी वहाँ पे, और हमारी कंपनीज जो है लोकल जो टेक्सटाइल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कम्पीट करने की भी पोजीशन में जो है बाहर नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर इश्यूज आ जाते हैं कि Do you think exporters reluctant थे, they got carried away कि ठीक है इस बार प्रॉफिट बड़ी जबरदस्त हो गई है, प्रॉफिटेबल पोजीशन में, why risking by investing more and more into इंडस्ट्री और फिर इसको एक्सपेंशन पे जाना? कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर्स का ये फेयर होगा, क्योंकि वी नो कि नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली इलेक्शन ईयर है और फिर पॉलिसीज की जो चेंजेस है पाकिस्तान में बड़ा हिट करती हैं पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। देखें, जिस तरह आपने बात की ना कि बिल्कुल सही पॉइंट किया कि एक तो टेक्सटाइल के अंदर हमने कोई मैसिव एक्सपेंशन नहीं देखी जिस तरह हमने दीगर सेक्टर्स में देखी। खासतौर पे हमने सीमेंट की अगर बात करें, मैसिव जो है एक्सपेंशन हुई है। इस तरह टेक्सटाइल के अंदर हमने एक्सपेंशन नहीं देखी। उसकी कुछ वजूहात रही हैं। उसमें अगर आपको याद हो PMLN की गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उस वक्त बड़ा जो है ज़ोर था जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है उनका कि रुपी को डीवैल्यू करें, रुपी को डीवैल्यू करें, क्योंकि हमारी जो कंपनीज है वो कम्पीट नहीं कर पाती इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। जो रीजनल जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, खासतौर पर बांग्लादेश की बात करूँ, इंडिया की इवन बात करूँ, तो उस वक्त अब क्योंकि एक मैसिव डिवेल्यूशन हुई, चले ये उनका वो जो है इशू रिजॉल्व हो गया। स्टेट बैंक जो है उनको के हवाले से फैसिलिटी दी हुई है, वो भी उस हद तक मसला हल हो गया। अब फिर इशू आता है एनर्जी के बड़े बहरान रहे हैं, अब तक वो इश्यूज रहे हैं। अगर आप अभी की सूरत हाल देखें कि गैस का इशू आपके सामने है, तो जब अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट ही कंप्लीट नहीं होगी इंडस्ट्रीज के लिए तो डेफिनेटली वो बिलियन रुपीस नहीं करेंगे एक्सपेंशन के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि गैस की जो डेफिशिएंसी, जो शॉर्टेज है, उसको RLNG की सूरत में पूरा किया जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि उसको उस अंदाज में पूरा नहीं किया गया। लेकिन फाद इन तमाम तर चीजों के पस मंजर में एक बात बहुत कही जा रही है, खास तौर पर IMF के साथ जो मामला पाकिस्तान ने तय किए हैं, लोग कह रहे हैं कि बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज किया पाकिस्तान ने। हाउ डू यू सी दिस एज अ डील विद IMF कि पाकिस्तान ने क्या लूज किया, क्या विन किया? और सबसे इंपॉर्टेंट जो मसला आ रहा है वो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का आ रहा है। इज दैट अ राइट मूव कि स्टेट बैंक को इस हद तक ऑटोनॉमी दे दी जाए और अपने फैसलों के लिए बिल्कुल बाख्तियार और इस अंदाज में कर दिया जाए? देखें, सबसे पहले IMF के ऊपर बात करूंगा कि IMF के साथ प्रोग्राम में लिंक रहना, प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना, उसमें क्या खोया क्या पाया। तो इस प्रोग्राम के आगाज़ में भी जो है कुछ बात हुई इस हवाले से कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए इसलिए भी इस वक्त ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा कि जो जिस तरीके से बीच में हमने जो है करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता हुआ देखा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, साथ साथ हमने रेमिटेंसेस को है ऑलमोस्ट फ्लैट देखा। रेमिटेंसेस के अंदर अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है ग्रोथ की, तो उसकी वजह से जो हमारे रिजर्व हैं वो अब कुछ डिप्लीट होते हुए नजर आए, क्लियरली नजर आ रहे थे। अब यही वजह है कि IMF का प्रोग्राम मिला, उससे जो है कंटिन्यू किया, $1 बिलियन वहां से आए।
ठीक है, और उससे बड़ी चीज़ $1 बिलियन से बड़ी जो अचीवमेंट इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि एक जो डिसिप्लिन जो नहीं हो सकता था IMF का, अगर हम प्रोग्राम एक्सक्लूड करें, तो जो डिसिप्लिन होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर के एक बैलेंस अप्रोच के तहत, क्योंकि अभी अगर आप रिसेंट स्टेटमेंट देखें फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन का, उन्होंने क्लियरली कहा कि इनकेस अगर पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो अगर 5 से 6% तक रहती है, एक डिसेंट ग्रोथ सस्टेनेबल वे के अंदर हम अचीव करते हैं, तो हमें IMF के पास दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसको अचीव करने के लिए फिलहाल बफर्स तो चाहिए थे। नो ना कि हमारे यहाँ तो हर बार यही कहा जाता है कि दिस इज द लास्ट IMF प्रोग्राम, इसके बाद IMF के पास जाने की जरूरत नहीं। फिर कहा जाता है कि कुछ हो गया, फला हो गया, सिनेरियो चेंज हो गए, फिर अगेन हम IMF के पास जाते हैं। इस बार जो हमने IMF के मामलात को देखते हुए जो अपने ऊपर सख्ती कर दी है, डू यू फोरसी के डाउन द रोड साल 2 साल बाद अगर इस प्रोग्राम के बाद हमें IMF के पास फिर जाना पड़ा तो ये प्राइसेस कहां पे स्टैंड करेंगी, या जो डिसिप्लिन है इकोनॉमी का वो कहां पे होगा? देखें, असल इशू क्या है? असल इशू यह है कि IMF के प्रोग्राम में हमेशा हमें बार बार क्यों जाना पड़ता है। उसकी 2-3 वजूहात बड़ी क्लियर है। एक तो जो आपने भी बात की कि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं इकोनॉमी की, जिसकी जो है निशानदेही अभी रिसेंट जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है गालिबन उसमें भी की गई है, और इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स में ये आया है कि पाकिस्तान जब तक स्ट्रक्चरल इशूज़ को रिजॉल्व नहीं करता तब तक ये इशूज़ रहेंगे। इसको अगर मैं लिंक करूँ कि जो सर्कुलर डेट का जो इशू है उसमें आप जितनी पेमेंट कर लें, जब तक अंडरलाइंग जो रूट कॉज है उसको आप एलिमिनेट नहीं करते, वो बिल्ड होता रहेगा। PMLN की जब गवर्नमेंट आई थी, अगर आपको याद हो, तो आते के साथ सर्कुलर डेट की मद में तकरीबन कोई 425 अरब रुपए जो है दिए गए थे। देन उसके बाद फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा जो है सर्कुलर डेट है वो बिल्ड होता रहा। कर्जा पाकिस्तान के लिए हमेशा से एक डरावना ख्वाब रहा, और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो स्पेंडिंग जो डेवलपमेंट में होनी चाहिए वो इन सर्कुलर डेट्स को या तो फाइनेंस करने में पूरी हो जाती है, इनकी फैसिलिटेशन में पूरी हो जाती है। लेकिन एक आखिरी कमेंट में चाहूंगा फाज जरूर आप दें। वी वर एक्सपेक्टिंग कि IMF का जब भी कुछ होगा और जब मामला सेटल होंगे, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन उस वक्त देखने से ताल्लुक रखता है। कल ये खबर आई, कल हमने देखा स्टॉक मार्केट में वो रुझान नहीं था जो एक इन्वेस्टर देखना चाहता था। आज भी स्टॉक मार्केट ने एक ठीक परफॉर्मेंस की, लेकिन अगेन यू कैन नॉट से दैट वाज एनीथिंग ओवर द टॉप। हाउ डू यू सी नेक्स्ट 2 to 3 months स्टॉक मार्केट के लिए, ये इकोनॉमी के लिए कैसे हो सकते हैं? फाइनल कमेंट जरूर दीजिए। देखें, इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें कि जो ही खबरें इस तरह की आना शुरू हुई थी कि सबसे पहले हमने जो फाइनेंस एक्ट के अंदर जो तरमीम थी उसको जो है गवर्नमेंट पास कराने में कामयाब रही। फिर हमने देखा कि स्टेट बैंक की जो एक्ट में तरमीम थी उसमें भी गवर्नमेंट ने जो है सेनेट से भी उसको जो है मंजूर करा लिया। उसको अगर आप देखें कि जो ही जो मीटिंग जो लाइनअप हुई थी उससे पहले ही ऑलरेडी मार्केट जो है परफॉर्म कर चुकी थी। अगर आप देखें पिछले जो कुछ 3-4 सेशंस रहे हैं उनमें तकरीबन 1000 से ज्यादा पॉइंट्स हैं ऑलरेडी एंटिसिपेशन में जो है मार्केट ऐड कर चुकी थी। अब फिर यहाँ पे मार्केट अब ट्रू फंडामेंटल्स के ऊपर चलेगी। अब इशू क्या है? ठीक है, हमारी जो पी मल्टीपल्स है इस वक्त बहुत लो है, इसके बावजूद इसके कि हमारी कंपनी जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो डबल डिजिट से ग्रो कर रही है, डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा है। लेकिन रिस्क क्या है कि हमारी जो हमने माजी में इकोनॉमी के अंदर जो है उतार और चढ़ाव देखा है, ये वो वजह है कि जिसकी वजह से थोड़ा सा इन्वेस्टर जो है कोशिश है, चाहते हैं कि थोड़ा इकोनॉमी के अंदर एक सस्टेनेबल ग्रोथ जो है नजर आए। देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसके भी मल्टीपल जो है वो प्रीमियम पे आते हुए नजर आएंगे। एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। लोग काफी अरसे से वेट कर रहे थे कि 4 साल गुजर गए, मार्केट ने अपना हाई टच किया था, 4-4.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। अब मार्केट काफी अरसे से इसके आसपास तो नजर आती है 47,000 48,000, लेकिन मार्केट एक नया हाई नहीं बना सकी। इज इट एनीथिंग कि मार्केट 2022 में कोई अपना हाई क्रिएट कर सकेगी, लुकिंग एट व्हाट एवर इज गोइंग राइट नाउ? देखें, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब उसकी 2-3 रीज़न्स अगर मैं यहाँ रखूँ, एक सबसे पहले जो मेन रीज़न बाज़ाहिर जो मुझे नज़र आता है कि अब जो बजट आएगा फिस्कल ईयर 23 का, वो जो है एक लिहाज से इसको मैं यूँ रखूँ कि यहाँ से अब PTA की जो गवर्नमेंट है वो अपनी एक इलेक्शन कैंपेन के अंदर जाएगी। एक्सपेक्टेड है कि इस बजट के अंदर जो है मैसिव बेनिफिट जो है वो दिए जा सकते हैं, क्योंकि अभी लूटसेल बजट होगी वैसे ही जैसी कुछ, क्योंकि माजी में जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें जो गवर्नमेंट्स का रहा है उसमें लास्ट जो बजट रहे हैं वो बड़े ही बेहतरीन रहे हैं, जहाँ पे हमने देखा कि जितनी भी जो इससे पहले जो
रिस्ट्रिक्टिव जो मेजर्स होते थे उनको उठा लिया जाता था, और अभी जो रिसेंट जो 2-3 महीने उसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। बजट का फॉलोअप कोई एक और एक्स्ट्रा बजट या मिनी बजट तो नहीं होगा? नहीं, बाहर अभी नहीं लगता, बाजार अभी नहीं आता। फाद साहब, आपसे बात करने का मजीद बड़ा दिल कर रहा है क्योंकि बड़े सारे मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, जो लोग सुनना चाहते हैं, और लेकिन प्रोग्राम का जो वक्त है वो महदूद होता है, तो इस वजह से माजरत खाएं कि आपसे बहुत कुछ शेयर करना है लेकिन अभी कर नहीं पाते। लेकिन फाद हुसैन खान साहब को लेके हम फिर जरूर आपके साथ खिदमत में पेश होंगे। लेकिन आज क्योंकि जो गुफ्तगू हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट रही है, पाकिस्तान ने अपनी मईशत को लेके एक डेवलपमेंट जरूर की है। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम की बहाली करना की एक बड़ी अचीवमेंट है, और ये इसके लिए पाकिस्तान में जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको मुबारकबाद देनी होगी कि बिल आखिर ये जमूद जो था अब वो टूटा और बेहतर अंदाज में टूट गया। मुश्किलात जरूर रही इस तमाम तर रस्ते में, बहुत से स्ट्रगल्स हुए, बहुत से हडल से, लेकिन फाइनली पाकिस्तान ने इन तमाम तर चैलेंज को अबूर किया, और अब पाकिस्तान का जो IMF प्रोग्राम है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। इसका एक और बड़ा इंपैक्ट ये होगा कि पाकिस्तान इकोनॉमी अगेन जब IMF के साथ होगी, इंक्लाइंड होगी, तो ये एक डिसिप्लिन्ड वे में ग्रो कर सकती है। इस ग्रोथ के नंबर्स पाकिस्तान में बड़े इंपॉर्टेंस इख्तियार करेंगे क्योंकि अगेन बड़े सारे एरियाज हैं खासतौर पर इन्फ्लेशन के हवाले से जो कि अभी भी कंट्रोल से बाहर हैं और बहुत बेतरतीब अंदाज में ये बढ़ रहे हैं। क्या पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए गवर्नमेंट इन तमाम तर चैलेंज के ऊपर काबू कर पाएगी या नहीं, ये जरूर देखने से ताल्लुक रखता है। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये भी होगी कि पाकिस्तान में जो आने वाला जो फिस्कल ईयर का जो क्लोज हो रहा होगा, तो ये फिस्कल ईयर की क्लोजिंग पे ये इकोनॉमी, ये जो तमाम तर नंबर्स हैं, ये जो तमाम तर फिगर्स हैं, वो किस हद तक बढ़ सकते हैं, एक्सीड कर सकते हैं फोरकास्टिंग से, और इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आम आवाम पे कैसे आएगा। हमने एक चीज देखी जो कि वजीर आजम पाकिस्तान ने कही, और हमने आपको प्रोग्राम में बताया कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में उन तमाम तर कॉरपोरेशंस को, कंपनीज को कहा कि जिन्होंने जबरदस्त मुनाफे कमाए हैं वो अब अपने स्टाफ को, खासतौर पर जो कम सैलरी से ताल्लुक रखने वाला स्टाफ है, उनको इंसेंटिवाइज करें, उनकी तनख्वाह में इजाफा करें। उसके बाद एक ये ट्रेंड देखा भी जा रहा है, लेकिन अब क्या ये सही तौर पे इंप्लीमेंट हो सकेगा या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो शायद कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आवाम की मुश्किलात हल हो सकती हैं, लेकिन ये तमाम तर चीजें वक्त ही बता सकता है कि कब होगी और किस अंदाज में होगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।